ओके। सबसे पहले आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि रितिका राणा जी जो हमारी कैमरामैन है आज, इन्होंने एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रश्न पूछा। जेंडर न्यूट्रलिटी। हाँ, जेंडर न्यूट्रल प्रश्न पूछा। अरे सर, हाँ, कैमरामैन नहीं सर। कैमरा वुमेन है। कोई इससे अच्छा बोला आपने, कैमरा पर्सन है। इन्होंने जो बात पूछी क्लास में, पहले मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा कि बेटा क्या पूछा था डोनाल्ड ट्रंप यस सर, जो उनका मेन मोटिव है सर, जो टैक्स यूएस कट करना यस और टैक्सेशन सिस्टम की जगह सर टैरिफ से बढ़ाना दूसरों पर। Yes. चलो ठीक है, अभी आप थोड़े शाही हो गए। इन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहा है अपने चुनाव के दौरान कि मैं आया सत्ता में, एक तो इंडस्ट्री के ऊपर से टैक्स हटा दूंगा ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़े। मतलब लिबर्टेरियन सोच है कि टैक्स हटाओ, ठीक है जी। दूसरा, जो दूसरी कंट्री से जो अमेरिका में माल इंपोर्ट हो रहा है, इस टाइम अमेरिका बहुत बड़ा इंपोर्टर है क्योंकि उसका वेल्थ है, डॉलर की वजह से उसकी ऐश लगी हुई है। तो मैं उस माल पे रोक लगा दूंगा ताकि उनका माल महंगा हो जाए और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर खुद प्रोड्यूस करे, जॉब क्रिएट हो अमेरिका में। तो इनका ये प्रश्न था कि अगर आप टैक्स हटाएंगे तो टैक्स से तो सारा कल्याणकारी कार्य होता है। ये कैसी सोच है ट्रंप की? ये ऐसा पागलपन कैसे कर सकता है? ठीक है। और दूसरा, क्या वो दूसरों पे जब टैरिफ बढ़ाएगा, भारत में बढ़ाएगा, चाइना पे बढ़ाएगा, क्या इससे ट्रेड वॉर नहीं शुरू हो जाएगी? तो इस सब के दौरान हम शायद ये मिस कर गए, तो आज हमें फिर से मौका चर्चा करें। हम सब एक जनरल डिस्कशन है, ठीक है जी। तो वरुण जी, आप कुछ बोलना चाहें इस डिबेट पे? मुझे इतिहास का एक याद आता है। याद है, बोलिए। जवाहरलाल नेहरू ने भी हाँ। कुछ इस तरह का ही किया था। जब आज़ादी के बाद जब 5 ईयर प्लान लाया था उन्होंने, तो भी अच्छा। शायद उस वक्त उन्होंने इम्पोर्ट पे वो कर दिया था, अब बैन लगाए। बैन लगा दिया था। और मतलब कोशिश की थी इस तरह की। हाँ। हाँ, ये सोच लगती है यूटोपियन थोड़ा सा, मतलब कि हाँ करेंगे हम ऐसा वैसा, पर कुछ हद तक इतना कारगर नहीं लगता मेरे को। मुझे अच्छा, टफ होगा भाई। टफ होगा ये अच्छा। काफ़ी हद तक। और देखो, मैं इसमें एक बात बोलूँगा, जो आपने पैरेलल ड्रॉ किया ना, कुछ पैरेलल तो है उसमें, परंतु कुछ नहीं भी है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में टैक्स था, मतलब है ना। ट्रंप ये हो रहा है कि देश के अंदर टैक्स भी हटाएंगे और साथ ही साथ बाहर से आने वाले पर हम हैवी टैक्स इम्पोज करेंगे। बैन की बात तो उसने नहीं, क्योंकि अमेरिका के कल्चर में बैन नहीं है, पर वो टैक्स इतना महंगा कर देंगे कि वो बैन ही हो गया एक तरह से। 500 गुना टैक्स कर देंगे तो कौन से भेजने कौन जाएगा। हाँ। तो आपको लग रहा है ये प्रैक्टिकल नहीं है? क्यों? कुछ घाटे में कौन नहीं जाना चाहेगा। वही कि घाटे में कौन ही जाना चाहेगा। और लाइक ये वक्त है ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है, जहाँ ठीक है, ठीक है। कि क्या पता- इंटरकनेक्शन इको विलेज बढ़ रहा है बढ़ रहा है। वाह, इंटरकनेक्शन, वाह, एक दूसरे पर निर्भरता हाँ। होना है। और इस तरह मतलब अगर आप करने बैठोगे तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा। और आप जितना मैं जानता हूँ अमेरिका को, जितना मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, हाँ। जो वो इकोनॉमी है वो पूरी तरह कैपिटलिस्ट है। बिल्कुल, वो तो अभी तक कैपिटलिस्ट है। मतलब जो उनकी जो शुरुआत भी हो कैपिटलिस्ट ही हुई। अगर इंडिया या फिर बिल्कुल। किसी और देश को देखोगे वो सोशलिस्ट वगैरह को शायद जो आप उनके ओरिजिन देखोगे मतलब हमारी आज़ादी के टाइम सोशलिज्म सोशलिज्म तो डोमिनेट था, लेकिन उनका तो कैपिटलिज्म ही है। और कैपिटलिज्म का पहला बेसिक फंडा होता है कि जो बेस्ट है वही चलेगा। वाह, क्या बात है। अच्छा अक्षय जी, आप कुछ इसमें बोल रहे थे, बोलो। और सर इसमें जैसे मार्क्सिज्म था ना, हाँ। प्रैक्टिकली जब वो फील्ड पे आया तो उसके मतलब प्रॉब्लम्स आई बहुत ज़्यादा। असफल रहा। असफल रहा और उसका कारण यही था ना। पर बेटा, यहाँ ट्रंप मार्क्सिज्म की बात तो नहीं कर रहा। वो तो ये बात कर रहा है कि हम बाहर का माल नहीं लेंगे और अपना कंपनियों को फ्री हैंड देंगे कि खूब बनाओ। लेकिन सर कहीं ना कहीं बात तो है ना, एक तो फ्री करने की, टैक्स ना हो। तो ये पूंजीवाद है भाई। हाँ, एक तो यूटोपियन आइडिया है सर। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा मेरे क्योंकि हर एक कंपनी बिजनेस कर रही है या देश भी इंपोर्ट करता है, तो वो भी घाटे में नहीं ना जाएगा अगर इतना हाई अमाउंट ऑफ टैक्स तो लगेगा। वो चाहता है ना कि अमेरिका को इंपोर्ट बंद करो भैया, आप अमेरिका अपना सामान खुद बनाएगा। देखो, एक बात तो मैं पहले काउंटर करूँ। जो 50-60 से जो गीत गाए गए ना ग्लोबलाइजेशन के, और कोल्ड वॉर के एंड के बाद ग्लोबलाइजेशन का बाजा बजा बड़े जोर से, ग्लोबलाइजेशन जीत गया। फुकुयामा लिखता है एंड ऑफ द हिस्ट्री कि भैया अब एक ही मार गया अमेरिका वाला। कुछ सालों से ग्लोबलाइजेशन के प्रति बेटा बैकलैश आना शुरू हो चुका है। आप देखो, जो यूके में जो वो हुआ था ना, ब्रिट एग्जिट, जिसमें जैसे कि यूके से ब्रिटेन जो है उससे बाहर आ गया, ईयू से बाहर आया, तो वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वो क्यों बाहर आए। सबसे बड़ा कारण था उनकी जो ईयू के जो इलीट है, उनकी जो प्रो ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी है, उससे नाराज थे वो यूके के लोग कि पोलैंड से लोग आकर के हमारी नौकरियां ले जाते हैं, क्योंकि फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल भी आपने पढ़ा, कॉमन मार्केट है। Yes, तो इसलिए वो उसके खिलाफ थे कि हमारा कल्चर खराब हो रहा है और यूएस में से यूके में जॉब्स हमारी इनसिक्योर हो रही है, तो उन्होंने इससे अपने को बैकआउट कर दिया। इस टाइम देखें आप तो हंगरी जो है ईयू में, ये सबसे डेवलप ईयू ही है, मतलब इस तरह से हंगरी बोल रहे हैं हम एक भी माइग्रेंट नहीं लेंगे, पोलैंड बोल रहे हैं हम एक भी माइग्रेंट नहीं लेंगे। विशेषकर जो मतलब
अरेबिया से आए हैं या अफ्रीका से आए, हम एक भी नहीं लेंगे। जबकि जर्मनी जो कि लीडिंग इस टाइम है, या फ्रांस है, उन्होंने बहुत से माइग्रेंट्स लिए सीरिया वॉर के बाद भी। अब वो चलो कल्चरल एंगल भी उसमें आ गया है, पर नॉनदलेस अगर बॉर्डर आप सख्त करेंगे अपने, तो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है ना। ग्लोबलाइजेशन क्या बोलता है? बॉर्डर को इररिलेवेंट बनाना, लोगों की मूवमेंट्स को आने देना, माइग्रेशन को भी एक्सेप्ट करना। पर आज यूरोप में भी इतना बड़ा वर्ग खड़ा हो गया, इतने राइट विंग के लोग खड़े हो गए हैं जो कि पूंजीवाद के खिलाफ नहीं है, पर वो माइग्रेशन के खिलाफ उन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया। और वो ये बोल रहे हैं हम EU के जो एलिट्स हैं, जो प्रो मार्केट है, प्रो ग्लोबलाइजेशन है, इनकी बातें हम नहीं सुनने वाले। मतलब देखो, मतलब ग्लोबलाइजेशन इसको बोलते ग्लोबलाइजेशन में एक चेंज आ गया क्वालिटेटिव, फिर से देश के बॉर्डरों को लोग असर्ट कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा। हाँ बोला बात रखो। तो जैसे ये बॉर्डर का, चलो इमिग्रेंट्स वगैरह इसको थोड़ा साइड रखो, व्यापार के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हाँ ठीक है, इसको चलो थोड़ा साइड ही कर दो। हाँ ठीक है। तो मैं उसी को बोल रहा हूँ, उस सेंस में देख सकते हैं हम कि आपके देश में ऑयल नहीं बन रहा, ठीक मान है, लो, ठीक है है, ही नहीं, नेचुरल ऑयल है ही नहीं। ठीक है। तो आप कैसे करोगे? नहीं बेटा, ये हम थोड़ी कर रहे हैं, ट्रम्प कर रहे हैं ना। क्योंकि उनकी सिचुएशन देखो क्या है, अमेरिका के पास जो डॉलर का रिजर्व करेंसी है, उससे उनकी इतनी लॉटरी है, जितना मर्जी कर्जा करें वो इंपोर्ट कर सकते हैं, उनके पास डॉलर है। इसीलिए अमेरिका में ओवर द पीरियड टाइम क्या हुआ है, अमेरिका में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। एक टाइम अमेरिका में जगह थी डेट्रॉइट, कभी आप पढ़ेंगे ना, गाड़ियों का शेयर था, हर मोटर्स बनती थी वहाँ। पर 70s के बाद क्या हुआ, क्योंकि लेबर महंगी थी लोकल, तो उन्होंने क्या किया, ये चाइना ने, साउथ कोरिया वगैरह ने अपना देश खोल दिया। चाइना ने विशेषकर खोला और बोला यहाँ आओ, हमारे पास सस्ती लेबर है, कोई लेबर नॉर्म नहीं है, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाओ। और आज देखो सारा वर्ल्ड की इंडस्ट्री कहाँ चलेगी, चाइना में, वियतनाम में चलेगी, कुछ भारत में चलेगी। तो आज अमेरिका जो इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है, और वहाँ पर सर्विस सेक्टर का बूम आया, जैसे आपने देखते ये कौन है, ये जो फेसबुक XX जो भी है, ये सिलिकॉन वैली बोलते हैं। सिलिकॉन वैली का पिछले 30 सालों से बड़ा विकास हुआ, पर सर्विस सेक्टर उतने लोगों को जॉब नहीं दे पा रहा, और ऊपर से अब AI भी आ रही है। तो वो जो डिइंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है ना, उससे अमेरिका में जो वाइट वर्किंग क्लास थे ना, गोरी चमड़ी के जो मजदूर लोग थे, वो बड़े बेरोजगार हुए। एक सेक्शन नया एलिट भी खड़ा हुआ। तो वाइट वर्किंग क्लास ट्रम्प का मेन वो है, मतलब क्या बोले उसको, सपोर्टर है, जो ये महसूस करता है तो बाहर से इमिग्रेंट आके हमारी जॉब खा रहे हैं। दूसरा, अच्छी जॉब्स हमारे लिए बची नहीं, उतने पढ़े लिखे हम है नहीं, और हमें प्रैक्टिकल फिजिकल काम करना था, आज हमारे लिए बची नहीं जॉब्स। दूसरा, जो ये हमारे क्या बोलते हैं इनको, लिबरल जो थे, दूसरी पार्टी डेमोक्रेट की ये पॉलिसी रही है कि आने दो इसको, मतलब जो माइग्रेशन हो रही है, अगर वो आते आने दो, हमें चीप लेबर भी मिल रही है फैक्ट्री के लिए। क्योंकि अगर लेबर नहीं आएगी बाहर से तो डेफिनेटली उस लेबर का रेट बढ़ेगा। तो अगर माइग्रेट लेबर आ रही है, वो सस्ते रेट में काम करके जा रही है, तो उससे जो वाइट लोकल वर्किंग क्लास है उसको नुकसान हो रहा है। तो ये कंफ्लिक्ट भी था। ट्रम्प अब ये भी बोल रहा है मेरे ख्याल से, मैक्सिको के साथ जो हमारा बॉर्डर है हम बड़ा सख्त करेंगे, जो इलीगल है उनको चक के हम अपने देश से क्या भेजेंगे, बाहर करेंगे। ये बात सही, प्रैक्टिकल कितना होगा दूसरी बात है, पर एक रिटोरिक तो यही है, मतलब है ना, नॉनदलेस रिटोरिक तो यही है। आपको क्या लगता है, आप क्या कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? सर मुझे तो ये टोटली यूटोपियन आइडिया लगता है, मतलब ये नहीं लागू होने वाला कुछ। हाँ, क्योंकि टैक्स बिल्कुल इतना वो करना। हाँ, अब आते हैं उस टॉपिक पे जो आप बोल रहे हो। ट्रम्प पता क्या बोल रहे हैं, अपनी किसी भी कंपनी पे, रीबॉक पे या जो भी हमारी कंपनी है, उस पर हमने टैक्स, तू सामान पैदा कर, बेच भी, पर उस पर सेल टैक्स या उत्पादन शुल्क नहीं हम लगाएंगे, फ्री कर देंगे टैक्स। मिनिमम गवर्नमेंट की बात कर रहा है वो, इसमें क्या दिक्कत है? सिर्फ वेलफेयर स्टेट के लिए रेवेन्यू कम बचेगा, वेलफेयर स्टेट के लिए रेवेन्यू कम बचेगा। अच्छा, तो आप बताओ, आपको हो सकता है ऐसा कि गवर्नमेंट अगर टैक्स रिड्यूस करे तो क्या नुकसान होगा उसका? या भारत में गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस करे, क्या नुकसान होगा उसका? ये कि वेलफेयर नहीं बचेगा। और वेलफेयर क्या है? वेलफेयर अभी एक स्कूलों के लिए खर्चा है ना, नहीं, मतलब सिंपल से अगर एक्सप्लेन करना तो एक हायर क्लास से पैसे उठा के आप जो क्या बोलते हैं समाज की जो गरीब लोगों में बांट देना। देखो ये कितनी अच्छी थ्योरेटिकल एजम्पशन है ना। हाँ। तो एक फ्रीडमैन थे, मिल्टन फ्रीडमैन, जो ट्रम्प बातें कर रहा है उसके जनक वो है न्यू लिबरल। वो बोलते हैं ये जो आप सोचते हैं ना कि भाई जो हायर लोगों पर टैक्स लग रहा है, मान लो रिलायंस पे 30% टैक्स लगाया आपने, आपको क्या लगता है रिलायंस टैक्स दे रही है? नहीं, वो जो सर्विस दे रही है उस पर टैक्स करेगी। अगर आप जो डाटा ले रहे हैं उसको महंगा करेंगे ना, वो अल्टीमेटली टैक्स आना कहाँ से? लोगों से ही आना है। जितना आप टैक्स बढ़ाएंगे आपके लोग ही पुअर होंगे। और आज अगर हम नेट पे सर्च करके देखें, जिन देशों में टैक्स ज़्यादा है ना उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। इसका एक्सेप्शन है सिर्फ ये जो डेनमार्क, ये जो फिनलैंड, नॉर्वे वगैरह जो देश है वही इसके एक्सेप्शन है सिर्फ, वहाँ लगता है 50% टैक्स। पर अब पता क्या हो रहा है, वहाँ जब से ये माइग्रेंट आए ना बहुत सारे, तब से वहाँ का वेलफेयर स्टेट भी हिल गया है। क्यों? क्योंकि अब खाने वाले बहुत हो गए, कमाने वाले कम है।
तो जो उनकी पहले की प्रॉस्पेरिटी थी उसको दिक्कत आ गई। अब वहाँ भी ये बात चल रही है, जो लोग बाद में आ रहे इनको वेलफेयर स्टेट से क्या रखो, बाहर पहले काम कर कमा, तब जाके तुझे हम सुविधा देंगे फ्री में सब जाने नहीं मिलेगी। तो मेरा मतलब जिन देशों में बड़ा हैवी टैक्सेशन हो जाता है ना, वहाँ की जनता अमीर क्यों नहीं हो पाती फिर? जैसे भारत में ही आज़ादी के बाद से इंदिरा गांधी के पीरियड के बाद तक जब तक हमने रिफॉर्म नहीं किया, आप चेक करके देखना, मैं जब बोल रहा हूँ हाँ टैक्स बहुत हाई था, तो भारत समृद्ध क्यों नहीं था? जब इतना ले रहे थे हम अमीरों से तो लोग समृद्ध क्यों नहीं थे भाई? सर परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाती है। वो कैसे कि टैक्स से वस्तु महंगी हो जाती है ना? नो सर, सर टैक्स तो किसी व्यक्ति से ही देते हैं सर, तो वो टैक्स उसकी इनकम से होता है। अगर मतलब टैक्स ज़्यादा होगा तो सर उसकी जो इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगी। हाँ मैं वही आ रहा हूँ कि मान लो अगर जैसे इस दिखाओ ये बोतल है, जैसे अगर मिल्टन की बोतल पर टैक्स बढ़ा दिया कंपनी पे आपने, बोतल महंगी हो जाएगी, जो मुझे 120 की मिलेगी 140 की मिलेगी, अल्टीमेटली कट तो मेरे को ही करना पड़ेगा ना। मतलब इन द सेंस कि ये वो वाली सोच है कि कंपनियों पर रिड्यूस करो, लोगों को सामान सस्ता मिल जाएगा, उसके बजाय वो 4 लोगों को नौकरी पर रख लेंगे, उनको काम मिल जाएगा। एक ये दूसरा क्वेश्चन भी उठाते हैं न्यू लिबरल कि जो बोलते हैं ना आप गरीब को पैसा दे रहे हैं, कौन देगा, कौन लेगा टैक्स और कौन बांटेगा? अधिकारी बांटेगा, सरकार बांटेगी ना। तो वो बोलते हैं गवर्नमेंट बाई नेचर क्या होती है? इनएफिशिएंट होती है। इसका एग्जांपल सोचो आपके पास नहीं है, सोचो आप है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे ही अपने स्कूल है, चलो गांव के स्कूलों में जैसे उन्होंने बताया भाई ये हम पढ़े, वहाँ टीचर नहीं थे, अच्छे स्कूलों में तो है ना, ट्राई स्कूल में भी होगा, हमारे हेल्पर स्कूल में भी टीचर अच्छे होंगे, पर आप देखेंगे बच्चे वहाँ से मतलब ऐसे स्कूल को जा रहे हैं जहाँ टीचर कई बार उतने क्वालिफाई भी नहीं होते, वेल पेड भी नहीं होते। तो मतलब इन विडमैन और इन लिबरल का ही मानना है गवर्नमेंट जहाँ भी खर्च करेगी वहाँ भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि वहाँ कोई भी अपने से अटैच नहीं होगा, जहाँ पर्सनल खर्च होगा वहाँ बेटर होगा। अभी ये सोचो, वो बोलते हैं कि ये जो स्कीम जो लगी हुई है इनका उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता, इसके बजाय लोगों को एम्पावर करो आप, मतलब वो ऐसा बोलता है। तो इस तरह की एक सोच है, मेरे को लग रहा है। अभी कितनी प्रैक्टिकल है तो वक्त ही बताएगा, पर ये ट्रम्प अब वहाँ पर एक मतलब वो छिड़ गई है विचार का एक। हाँ, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्या लगता है आपको, ट्रम्प एक फेलियर साबित होगा या क्या लग रहा है, क्या होगी इंस्टेबिलिटी फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे, क्या लग रहा है आपको? सर पॉसिबिलिटी तो दोनों, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी तो रहती है हमेशा, लेकिन चांसेस लग रहे हैं कि ये टिकेगा नहीं ज़्यादा लंबा, फ्लॉप हो सकता है, क्योंकि वो कंट्री ऐसी है ना कि उनकी बेसिक नीड्स है जो वो पूरी अच्छे से फुलफिल हो चुकी है। अच्छा, तो वहाँ पे कोई मतलब लोगों के पास पैसे बहुत हैं, ठीक ठाक है, तो वो उसको शायद झेलेंगे। हाँ। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे बात करें, आपको शायद पता होगा ट्रम्प बहुत पहले से बोल रहा है कि मैं यूक्रेन की वॉर को सपोर्ट नहीं करूँगा। Yes. वो जेलेंस्की को नहीं मानता, वो जेलेंस्की ये पैसे ले रहा है, वो लड़ाई चली हुई है और हम पैसे नहीं देंगे। मैं चाहता हूँ पुतिन और जेलेंस्की क्या करें, समझौता करें और शांति करें। तो ये क्या लग रहा है आपको, ये प्रॉपर जाएगा या नुकसान होगा इसका? कर पाएगा ट्रम्प डील पुतिन और जेलेंस्की के बीच में, या मुश्किल है? देखा जाए तो थोड़ा मुश्किल है। वो क्यों? देखा क्योंकि कैपिटलिस्ट कंट्री है एक तो, अच्छा। और जो मेन वेपन सप्लाई हो रहा है वो उन्हीं को हो रहा है, बिल्कुल दोनों तरफ से। आई थिंक नहीं, रशिया तो अपना खुद चलो जो भी है, पर हथियार तो सप्लाई कर रहा हो। और जितने भी एक मैं चलो बेसिक फंडे से बताता हूँ, जैसे सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर जो क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग जो भी होते हैं डिपार्टमेंट के कंपनीज यूएस में ज़्यादातर, जो सीमेंट वगैरह जो भी है, तो जितना वो युद्ध करवाएंगे उनको फ़ायदा ही है, क्योंकि युद्ध होगा, हथियार बिकेंगे उन्हीं के। फिर प्रश्न ये उठता है ना, ट्रम्प के जो समर्थक थे, ट्रम्प के पास दिमाग कम भी हो सकते, जो उसके बैनर थे, ट्रम्प ने बार बार फिर ये मुद्दा क्यों उठाया कि डेमोक्रेट्स करोड़ों रुपए जो है जेलेंस्की को दे रहे हैं लड़ाई करने के लिए, हम क्यों मरवा रहे हैं अपना पैसे? अब मेरे हिसाब से पर्सनल लेवल पे तो लोग कुछ भी बोल देते हैं। अब अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब पर्सनल लेवल पे ना नेताओं का काम है तो अपील करना लोगों को, उसके लिए कुछ भी बोल अब तो देते हैं। मतलब ज़्यादातर ये शोशबाजी ज़्यादा शोशबाजी। रीतिका, आपको क्या लगता है ट्रम्प का सिंसियर है वैसे सोच इसके साथ समझौता सर कराने में? पॉसिबिलिटी दोनों तरफ से है, बिकॉज सर जो यूक्रेन है वो नाटो का मेंबर भी है सर, ठीक है। और सर जो नाटो को लीड करता है एज ए वर्ल्ड पावर सर अमेरिका है। अच्छा। तो सर अगर ट्रम्प बोल रहा है कि मतलब वो अगर करने पे आएगा। यस सर, वो कर सकता है सर, बिकॉज जो यूक्रेन है सर वो सर डिपेंडेंट है नाटो नेशन, उसके पैसे पे, Yes, विशेषकर sir. अमेरिका और नाटो के सहयोग पे ना Yes. समझौता हो सकता है। और मुझे लगता है पता है कारण क्या है इसके पीछे, ट्रम्प की जो सोच है, एक तो युद्ध चाहे हथियार फाइनेंस भी करे तो उधार में देने पड़ते हैं ना, यस और दूसरा रशिया के साथ विजय दिख नहीं रही है, वो भी न्यूक्लियर वेपन है, और रशिया ने अपना सिद्धांत भी चेंज कर दिया है कि अगर ज़्यादा वॉर होगी और हमें किसी
कन्वेंशनल हथियार से मारेंगे आप तो हम आपके खिलाफ न्यूक्लियर वेपन भी यूज कर सकते यस हैं। और दूसरा, रशिया से उलझने से क्या हो रहा है, अमेरिका का ध्यान जो है चाइना से जो है डाइवर्ट हो रहा है और रशिया चाइना ज़्यादा क्लोज आ रहा है। अगर रशिया के साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ ट्रंप ले लेता है, अमेरिका में शायद ऐसी सोच है, तो शायद अमेरिका वहाँ से फ्री होकर फिर अब चाइना की तरफ फोकस कर सकता है। नहीं तो इस वक्त अमेरिका के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा अलायंस बन रहा है। चलो ये तो आने वाले टाइम में गर्भ में छिपा है कि क्या इसका निष्कर्ष आएगा, पर ट्रंप ने इतिहास तो बना दिया। वैसे एक बार हारने के बाद दोबारा जीतने वाले मेरे ख्याल से बड़ा रेयर है ना, ऐसा कोई। मैं देख रहा था फोन न्यूज़ में 100-200 साल बाद हुआ है, 100 साल बाद हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता। एक बार चुनाव हार गए, सेकंड टाइम या तो इकट्ठे जीतते हैं आप, हारने के बाद दोबारा नहीं आप जीतते हैं ना। बाइडन के हार के क्या कारण थे, ब्रीफ में कुछ बोलना चाहिए आप जाने से पहले, क्यों हारे होंगे बाइडन थोड़ा सा, मतलब जितना मैंने देखा, ऑब्जर्व किया? थोड़ा उतने वो क्या बोलते हैं, वो थे ही नहीं। आई थिंक बीच में स्टेप डाउन कर दिया था, हाँ, जस्ट बिकॉज उनकी थोड़ी मेंटल कंडीशन भी कुछ खराब, बुजुर्ग भी थे, बुजुर्ग भी थे, हाँ, सही। ऑब्जर्वेशन अच्छा नहीं था उनका कुछ भी। हाँ। कई इंटरव्यू वगैरह आए थे, वो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं था, अगर सही से बोलूँ तो मैं। अरे उनमें हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा स्लो हो गए थे, स्लो हो गए थे वो। तो वैसे नहीं था तो शायद मुझे लगता चला पाता। चलेगा। अच्छा, आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि जो भारत के साथ संबंध बिगड़ जाएंगे ट्रंप के राज में, या चल पड़ेंगे, या कुछ कहा जा सकता है? सर हो सकता है बिगड़ भी जाएंगे। बिगड़ सकते हैं, क्या कारण हो सकता है? क्योंकि वो इतना टैक्स कर देंगे। हाँ, हमारी जो फर्म जो वहाँ है, ठीक ठीक, तो ट्रेड रिलेशन में दिक्कत रिलेशन में बहुत दिक्कत अच्छा, है। दिक्कत आने वाली है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्थिति अब बन रही है, इससे यूएस की महानता उभरेगी, यूएस का डिक्लाइन हो रहा है ट्रंप की जीतने से? मतलब ट्रंप डिपेंड करता है, ट्रंप अगर सक्सेसफुल होगा तो मतलब फिर से यूएस खुद को रिवाइव कर लेगा। देखो, रियलिस्टिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो महान तो क्या ही है, मतलब अभी तक नहीं नहीं, मतलब उसको अपने देश को मजबूत करने की मजबूत, बात है। हाँ। मतलब हाँ, उनकी पॉलिसीज हमेशा वो रही है। और अगर आप देखोगे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हाँ इलॉन मस्क हाँ जैसा बंदा उसके साथ है, हाँ, मुझे मतलब उसके क्या बोलते हैं, उसके थॉट्स भी काफ़ी फैसिनेटिंग लगते हैं, मतलब काफ़ी रेवोल्यूशनरी बंदा है। हाँ। अगर ऐसे ही लोग अगर उसके आसपास है तो हाँ, कर सकता है वो कुछ, मतलब क्या इससे थोड़ा प्रश्न नहीं उठता कि जब एक एक्स प्लेटफॉर्म का बंदा किसी पार्टी से जुड़ रहा है तो उसकी न्यूट्रलिटी पे आपको डाउट नहीं लगता? यस सर। कॉन्सेप्ट है क्रोनी कैपिटलिज्म का ना, वो थोड़ा मेरे को हाँ हिट कर रहा था वो चीज़ की। हाँ, कुछ भाई जैसे मतलब घोषणा एक्स पर वही चीज, वही खबरें आई जो ट्रंप को फेवर कर रही हो, वो और जो ट्रंप के खिलाफ हो वो कम आए। यस वो सर। तो सर नेचुरली हो गई। जैसे पहले के चुनावों में पैसा मैटर करता था, उसका आज के चुनाव में जिसके पास ये AI सोशल प्लेटफॉर्म है, एआई और सोशल प्लेटफॉर्म है, चलो एआई तो कह रहा है ना, जैसे सोशल प्लेटफॉर्म जो लोग देखते हैं, तो इससे तो एडवांटेज मिल रही है शायद, है ना? कुछ हद तक। पर आप देखोगे ना, ये ऐसे प्लेटफॉर्म कई सारे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टाग्राम एक अलग चीज़ है, रेडिट एक अलग चीज़ पर है। इंस्टाग्राम में इतना असर नहीं पड़ता ना जितना एक्स से पड़ता है। रेडिट है। सर जो भी एक्स में कोई चेंजेस आते हैं सर, उसका जो क्या होते हैं इम्पैक्ट है, वो सर अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी पड़ता है। अच्छा, इतना बड़ा है वो? अरे वाह, है ना, देखो है। नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा। एक्स का उतना नहीं पड़ता, मेटा का ज़्यादा पड़ता है। मेटा क्या हो? मेटा इज पेरेंट कंपनी ऑफ अच्छा, फेसबुक। तो वो सारी टीम एक ही है, जब वो मालिक ही हो। नहीं, मेटा अलग है अच्छा, आपका, मस्क एक्स की अलग पार्टी अलग है, है। मस्क किसका मालिक है? एलन मस्क, एक्स एक्स का का। है, स्टारलिंक और एक्स। और अच्छा। मेटा अलग है आपका, एक अलग बॉडी है। और अल्फाबेट अलग है जो गूगल के अंडर आया। हाँ, ये मतलब 3 अलग बॉडीज हैं गूगल। बट सर एज एन स्टडी सर जो एक्स के सर जो यूज़र है वो सर बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है? अच्छा, आपने एक स्टडी की, कोई बात नहीं, अभी हम कंफर्म करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छा, एकदम इसका मतलब देखो, नया इशू ये भी है कि सोशल मीडिया कितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है अब चुनाव में, रोल देखो, है ना? जैसे पहले मसल पावर या मतलब संख्या पावर होती थी, अब सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि हर बंदे के फ़ोन में। डेटा इज न्यू करेंसी जो कहते हैं। चलो, आप सब देखो, इतने कम समय में समय दिया, आप सब इसके बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है बेटा, बहुत धन्यवाद।